संस्कार वैल्यू ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे थे विलेयता के बारे में कि विलेयता के जो बेसिक टर्म्स क्या हैं उन सब के बारे में। तो बेसिक टर्म्स के बारे में हम सब ने जान लिया था कि विलेय, विलायक, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, सांद्रता और उसकी जो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये जो इसके जो टर्म्स थे उन सब के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो भी अपने हल कर लिए थे। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है विलेयता के बारे में कि विलेयता क्या होती है, कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव्य में विलेयता, कि जो ठोस पदार्थ हैं उनको द्रव्य में किस प्रकार से घोला जा सकता है, उससे कौन से कारक हैं जो सॉलिड को लिक्विड में घोलने पर प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में। ये जो सब बातें हैं इन सब के बारे में आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये परिभाषा देखें कि विलेयता क्या है। विलेयता कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। क्या कहा कि जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके वह उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। व्यवहारिक जीवन में आप देखो तो क्या होता है, जैसे आप शक्कर और नमक दोनों की समान मात्रा को पानी के अंदर जब घोलते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि नमक आपने अंदर डाला और थोड़ा सा हिलाया, हाँ घुल गया। और शक्कर जब आप पानी के अंदर डाली तो आप क्या करते हो, कई बार उसको चम्मच से हिलाते रहते हो, अपनी एक आदत बन गई। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, ठीक है। वो सब जो बातें हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं, विलेयता के बारे में या विलेयता में पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहा मैंने कि निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, निश्चित ताप पर यहां पर मान लेता हूं कि मैं 298 केल्विन अपना टेम्परेचर है। इस 298 केल्विन टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर कोई आपका विलायक है, यहां विलायक है, मान लिया कि यह विलायक जल है, ठीक है। क्या है, जल है। इस जल के अंदर, जल की मात्रा कितनी ले लिया आपने, 100 ग्राम। कितना जल है, 100 ग्राम जल है। इस 100 ग्राम जल में ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ की मतलब कौन सा, विलेय पदार्थ, कौन सा, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ। क्या ले लें यहां पर, NaCl ले लें, ठीक है, सामान्य से एग्जांपल है NaCl। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ग्राम में वह मात्रा जो इसके अंदर क्या हो जाए, घुल जाए, इसके अंदर घुल जाए, वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो देखो जैसे आपने यहां पर 100 ग्राम जल लिया, ठीक है। 100 ग्राम जल में आप क्या डाल रहे हो, NaCl डाल रहे हो। आपने पहले 1 चम्मच डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाली, घुल गई, 3 डाली, घुल गई। यानी ऐसे ऐसे करते करते आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे कि जिस स्टेज पर जो NaCl के क्रिस्टल हैं, NaCl के क्रिस्टल हैं, इसमें घुलना बंद हो जाएंगे और वो क्रिस्टल के रूप में कहां बैठने लग जाते हैं, उसके नीचे बैठने लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह विलयन जो अब प्राप्त हो जाएगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा, संतृप्त विलयन। इसके बारे में चर्चा आपने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें कर चुके हैं कि संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन क्या है, ठीक है। तो समझ में आई बात है कि विलायक में ठोस विलेय की, ठोस ले रहे ना यहां पर, ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे यह विलयन किस प्रकार का हो जाए, संतृप्त विलयन हो जाए,
तो वो क्या कहलाता है आपका, वह क्या कहलाएगा, वह विलेयता कहलाती है। समझ में आई बात है? ये आपका NaCl किस रूप में है, सॉलिड रूप में, ठोस रूप में है, जल किस रूप में है, लिक्विड द्रव्य रूप में है। तो ठोस को किसके अंदर घोल रहे हैं, लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं, और ऐसा करने पर यह विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन है उसकी क्या कहलाती है, आपकी विलेयता कहलाती है। क्लियर? तो चलो परिभाषा नोट कर लो ये। तो इसको अपन दूसरी एक परिभाषा के रूप में और नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं। वो कैसे, देखो ये वाली परिभाषा भी नोट कर लो, या फिर यूं याद रख सकते हो, अथवा कि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप मतलब कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 ही हुआ, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्यतः एक रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो क्या लिखो कि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक में किसको घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ को घोल रहे हैं। तो विलायक में अधिक से अधिक विलेय घुल सके, विलायक में अधिक से अधिक विलेय घुल सके। अधिक से अधिक विलेय घुलेंगे किस स्टेज में आ जाएगा, वो संतृप्त विलयन में आ जाएगा। घुल सके, संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। घुल सके तो क्या प्राप्त होता है, संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या कहलाता है, विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। इस रूप में याद रखा जा सकता है इसको। दोनों सेम परिभाषाएं, लेकिन एक आप निश्चित कर लेना कि तापमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। यहां पर मैंने निश्चित टेम्परेचर कहा, तो मैंने निश्चित टेम्परेचर कितना ले लिया, यहां पर 298 केल्विन ले लिया, 298 केल्विन। कि इस टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक क्या घुलने चाहिए, विलेय पदार्थ घुल जाए। उसके बाद जो विलयन प्राप्त हो गया, कैसा हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त विलयन होने के बाद में उसमें और यदि विलेय पदार्थ घोलना चाहोगे तो उसमें नहीं घुल सकते। तो वो जो कहलाती है उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। तो इसको मैं सूत्र रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि विलेयता बराबर विलेय का भार बट्टा विलायक का भार, विलायक का भार इनटू 100 क्यों लिया, क्योंकि अपन कितनी मात्रा में ले रहे हैं उसको, 100 ग्राम में मात्रा में ले रहे हैं। तो इस फार्मूले से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं कि विलेयता बराबर विलेय का भार बटा विलायक का भार। ठीक है, अब इसका मात्रक बुझ ले कि विलेयता का मात्रक क्या होगा, विलेयता का मात्रक क्या होगा। तो इसका जो मात्रक है वह होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। विलेयता का मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब विलयन आपका संतृप्त है, उस संतृप्त विलयन में उसी ताप के ऊपर और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता। टेम्परेचर यदि आपने परिवर्तित कर दिया तो उस समय क्या हो सकता है, विलेयता प्रभावित हो जाएगी, उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ठीक है, तो एक निश्चित जो कंडीशन आपने ले रखी है
वो क्या है, 298 केल्विन टेम्परेचर कह दो या एक निश्चित टेम्परेचर कह दो, टेम्परेचर यही होना चाहिए। ये मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप यहीं पर गलती करते हो, यहीं पर गलती करते हो, इसलिए इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। चलो नोट कर लो इसको। अगला है, अब जो विलेयता है उस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दो, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कारक कि वो कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों से विलेयता को प्रभावित किया जा सकता है या विलेयता जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारक इसका हो जाएगा वो तो जो आपने विलेय और विलायक लिया है, उस विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है, विलेय और विलय की क्या प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर इसको करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट विलेय व विलायक की प्रकृति। ठीक है, कि विलेय और जो विलायक हैं वो किस प्रकृति के हैं, तो ये कारक इसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसमें देखिए कि विलेय और विलायक जो है उसमें पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि यदि जो आपने विलेय जो लिया है, क्योंकि ठोस को द्रव्य के अंदर घोल रहे हैं तो यहां पर विलेय कह दो या ठोस कह दो, चलो ठोस कहते हैं वो अच्छा रहेगा, ठोस और द्रव्य, यानी विलायक के यहां पर द्रव्य है और जो विलेय है वो ठोस है। ठीक है, तो जब ठोस को आप द्रव्य के अंदर घोलोगे तो उस समय ठोस के क्या गुण होने चाहिए या उसकी प्रकृति किस प्रकार की हो, या विलायक या द्रव्य की प्रकृति किस प्रकार की हो कि वो आसानी से एक दूसरे के अंदर घुल जाए। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि जो भी आपका ठोस लेंगे, जो भी ठोस लेंगे वो ठोस यदि आसानी से आयनीकृत होता है, क्या कह रहा हूं मैं, जो भी आपने ठोस लिया वो आसानी से आयनीकृत होता है, वो आसानी से उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें आसानी से घुल जाएगा, वो अधिक मात्रा में घुलता है। उसका एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं। तो पहले इसमें पहला पॉइंट क्या नोट कर दूं कि आसानी से, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, आसानी से आयनीकृत, आयनीकृत होने वाले ठोस, आसानी से आयनीकृत होने वाले ठोस, ठोस की विलेयता, आसानी से आयनीकृत होने वाले ठोस की विलेयता अधिक होती है या वो आसानी से उसको घोला जा सकता है। आसानी से आयनीकृत होने वाले ठोस की विलेयता अधिक होती है, अधिक होती है। चलो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास चौंक है, ठीक है, अब मैं पसीना पसीना हो रखा हूं, लेकिन फिर भी क्या है, ये घुली नहीं है, नहीं घुली है। और इस चौंक के स्थान पर यदि मैं मेरे हाथ में नमक ले लेता या शक्कर ले लेता तो आप इमेजिन करो कि क्या होता। यदि एक चौंक ले रखी है और एक हाथ में मैंने नमक ले रखा है, अब पसीना पसीना में हो रखा हूं, तो अब क्या होगा, क्या चौंक उस पसीने के साथ घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। और जो नमक लेऊंगा तो उसमें हाथ में क्या हो जाएगा, पूरा चटपटाहट हो जाएगा, पूरा गीला गीला हाथ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो कैल्शियम कार्बोनेट चौक आपने ली, क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, चौक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये आयनों में टूटेगी Ca+2 और CO- इसका। तो ये जो टूटने की इसकी जो दर है वह क्या होगी, कम होगी, मतलब इसके जो आयन है वो कम आयनित होंगे। ये क्या कह सकते हैं, ये कम आयनित होंगे, ये कम आयनित होंगे। जबकि इसके स्थान पर मैं क्या ले लूं, NaCl ले लूं। तो NaCl लिया तो ये जब टूटेंगे आयनीकृत होंगे तो C और माइनस, Cl माइनस और Na+, ये आयन आसानी से अपघटित हो जाते हैं, यानी ये क्या होगा, अधिक आयनित होगा, अधिक आयनित होगा। तो अब ये बताओ कि ये अधिक जल्दी घुलेगा या ये अधिक जल्दी घुलेगा, कौन सा जल्दी घुलेगा, ये जल्दी घुलेगा। तो एक तो ये चीज याद रखना कि विलेय और विलायक की जो प्रकृति है उसमें जो आसानी से आयनीकृत हो जाता है, जो आसानी से आयनीकृत हो जाता है उसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट का और NaCl का। चलो समझ में आई इतनी बात, क्लियर हो गया कि प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पहले तो आयने के रूप में हो गए। अब यहीं से एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो और निकलकर बाहर आता है, यहीं पर वो दूसरी चीज क्या है, वो यह है कि समान समान को घोलता है। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं कि समान समान को घोलता है, क्या कह रहा हूं कि समान समान को घोलेगा। दूसरी चीज इसकी कि समान समान को घोलता है। असमान असमान को घोलता है, समान समान को घोलेगा, असमान असमान को घोलेगा। अब कैसे, समान समान यहां पर क्या हो सकता है, ध्रुवीय ध्रुवीय, यानी विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति क्या हो, एक समान हो। समान समान का मतलब क्या है कि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। मतलब कि वो क्या हो सकते हैं, वो ध्रुवीय ध्रुवीय हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं, अध्रुवीय और अध्रुवीय हो सकते हैं। समझ में आ रही है, वो क्या हो सकते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं बेटा, विलेय और विलायक। कौन हो सकते हैं, विलेय और विलायक। अब ध्रुवीय कौन से होते हैं, अध्रुवीय कौन से होते हैं, ये तो पता रहा आपको कि ध्रुवीय क्या है, अध्रुवीय क्या है। ध्रुवीय ध्रुवीय कौन से, जो उसको तोड़ने पर वो विपरीत आवेश वाले हो, एक धनायन का और दूसरा ऋणायन का, या उसमें चार्ज हो, जो उसमें आंशिक चार्ज उस पर उपस्थित हो, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, तो वो ध्रुवीय हैं। और जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है वो कौन से कहलाते हैं, अध्रुवीय प्रकार के कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि आपका NaCl है, KCl है, NaCl और KCl है, या ग्लूकोज ले लो, चलो ये नहीं ले लेता हूं। तो NaCl और KCl है, इसको जब आप जल के अंदर घोलोगे, इसको जल के अंदर घोलोगे, किसी एक को ले लो, आयन को जल के अंदर घोलोगे, क्या होगा, ये आसानी से घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, ध्रुवीय प्रकृति है। इस दोनों की ध्रुवीय प्रकृति है। जल है वो भी किस प्रकृति का है, वह ध्रुवीय प्रकृति का है। कैसे कैसे प्रूव कर देते हैं यहां पर कि आपका जो NaCl है, अभी मैंने कहा था कि जो NaCl टूटेगा तो किसमें, Na+ का, और Cl किसका टूटेगा, माइनस का टूटेगा। उसी प्रकार से जो जल है वो किस रूप में रहेगा, जल आपका एक H+ के आयन में और दूसरा किस में, OH- के आयन के रूप में रहेगा। तो ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, ये भी ध्रुवीय प्रकृति का। तो ध्रुवीय ध्रुवीय समान प्रकृति का होने के कारण आसानी से क्या करेगा, इसको अपने अंदर घोल लेता है। तो क्या कहा मैंने कि समान समान को घोलता है,
समान समान को घोलता है। चलो इसी बात को मैं ऊपर यहां पर वापस क्लियर करता हूं। यहां पर ये चीज है, इसको वापस ऊपर क्लियर करता हूं। क्या कहा मैंने कि समान को घोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने कि NaCl को किसके अंदर घोल रहा हूं, यहां पर किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। इसको किसके अंदर घोल रहा हूं, जल के अंदर घोल रहा हूं। ठीक है, तो ये प्लस क्या हो गया, H2 जल के अंदर घोला। तो उस समय क्या होगा कि NaCl किस रूप में है, आयन के रूप में, Na प्लस और Cl माइनस आयन के रूप में। जबकि जो जल है वो किस रूप में है, H प्लस और OH माइनस आयन के रूप में है। जब इसको घोलेंगे तो क्या होगा कि जो Na प्लस के आयन है, Na प्लस का जो आयन है, उस आयन के चारों ओर क्या हो जाएगा, जो OH आयन है, OH माइनस आयन, इसको पूरे रूप से चारों ओर से इसको घेर लेगा, OH आयन को। इसी प्रकार से आपने Cl जो लिया, माइनस Cl जो था, उसको चारों ओर से कौन घेर लेंगे, H प्लस आयन घेर लेंगे। H प्लस आयन है वो घेर लेंगे इसको चारों ओर से। तो क्या किया जल ने कि जो NaCl था उसको Na और Cl दोनों को क्या कर दिया, पृथक कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। तो इस रूप में अपन क्या कह सकते हैं कि जो Na था वो जल के अंदर घुल गया, Cl था वो भी किसके अंदर, जल के अंदर घुल गया। तो कहने का मतलब यही है कि समान जो प्रकृति है वो समान को अपने अंदर घोलती है, समान समान को घोलेगी। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से इस चीज को समझा जा सकता है। अब यही आपका जो NaCl है, ठीक है, इसको यदि मैं बेंजीन में घोलना चाहूं, इसको बेंजीन में यदि घोलना चाहूं तो बेंजीन में नहीं घुलेगा, बेंजीन में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, इसकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति, ध्रुवीय। बेंजीन किस प्रकृति का है, अध्रुवीय प्रकृति का है, अध्रुवीय प्रकृति का है, इसके अंदर नहीं घुलेगा। लेकिन जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन बेंजीन के अंदर घुल जाएगी। कौन, नेप्थलीन, नेप्थलीन है वो बेंजीन के अंदर घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी, क्योंकि नेप्थलीन भी किस प्रकृति का, अध्रुवीय प्रकृति का। बेंजीन भी किस प्रकृति का, अध्रुवीय प्रकृति का। तो मतलब समान समान को क्या कर रहा है, घोल रहा है। इसी प्रकार से दूसरा और एग्जांपल ले सकते हो, आपका आयोडीन, I2 सल्फर एसेट, इसको यदि मैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर इसको घोलूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। क्योंकि I है, I2 मतलब I है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, अध्रुवीय है। किसके अंदर घुल गया, अध्रुवीय के अंदर घुल गया। तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है कि ध्रुवीय के अंदर घुलेगा और अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। इसी प्रकार से आप जो KCl है उसका उदाहरण लेकर भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, वो और याद रखनी है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब इसी में दूसरा जो कंसेप्ट है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो ठोस आप ले रहे हो उस ठोस की यदि जालक ऊर्जा का मान, किसी ठोस की जालक ऊर्जा का मान यदि कम होगा जल योजन ऊर्जा से, क्या कहें, देखो क्या लिखोगे, किसी ठोस की जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से कम है तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, आसानी से घुल जाता, आसानी से
घुल जाता है। ये भी याद रखना। क्या कहोगे कि डेल्टा एच जालक ऊर्जा वो कम है, या यूं कहें कि जिसकी वो कम है, किसे? डेल्टा एच जल योजन। मतलब जल योजन ऊर्जा का मान यदि अधिक है तो वो आसानी से क्या होगा? किसी के अंदर घुल जाएगा। अब बात ये आती है कि जालक ऊर्जा क्या होती है और जल योजन ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा मतलब जब भी कोई आपका किसी भी ठोस के 1 मोल क्रिस्टल आपको बनाना है, किसी भी ठोस का 1 मोल क्रिस्टल बनाना है, तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहा मैंने? 1 मोल ठोस के बनाने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। और जल योजन की उसी ठोस को जल में घोलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कौन सी है? जल योजन ऊर्जा है। क्लियर हुई चीज कि 1 मोल ठोस को बना रहे हैं, उसमें ऊर्जा मुक्त होगी, जालक ऊर्जा होगी, और उसी ठोस को जल के अंदर घोल रहे हैं तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होगी वह कौन सी होगी? जल योजन ऊर्जा होगी। अब कोई भी जो आपका परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन, चाहे वो भौतिक है, रासायनिक परिवर्तन है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन उसकी ओर आगे बढ़ेगा। कोई भी जो परिवर्तन होगा वह उस ओर आगे बढ़ेगा जिससे इसकी ऊर्जा में क्या आए? कमी आए और उसका स्थायित्व बढ़ जाए। रासायनिक परिवर्तन की खूबी होती है कि वह परिवर्तन उस दिशा में आगे बढ़ेगा जिससे उसकी ऊर्जा में क्या आ जाए? कमी आ जाए और वो स्थायित्व को प्राप्त कर जाए। तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा मोस्ट कंसेप्ट है यहां पर कि जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा तो वो ठोस आसानी से क्या हो जाएगा? जल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जल के अंदर घुल जाएगा। तो ये तो पहला टॉपिक हो गया कि समान को घोलता है, या जो आयनीकृत ठोस है वो आसानी से जल के अंदर घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। चलो अब है दूसरा टॉपिक का दूसरा कारक। इसका दूसरा जो कारक अपन लेंगे वह उसका तापमान, कि विलेयता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने शुरू में जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था कि निश्चित टेम्परेचर चाहिए, लेकिन यहां पर इसका ताप का प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन 2 प्रकार से होगी। एक आपकी उष्मा शोषी होगी, एक उष्मा क्षेपी होगी, कि जब रिएक्शन हो रही है तो उष्मा का अवशोषण किया जा सकता है या उस रिएक्शन के दौरान उष्मा को उत्सर्जित किया जा सकता है। 2 प्रकार की उसकी क्या हो सकती है? रिएक्शन हो सकती है। जब ठोस को द्रव्य में घोलते हैं और उष्मा अवशोषित होती है तो आपका प्रभाव देखो अब किस प्रकार से प्रभावित करता है। एक उष्मा शोषी, दूसरा उष्मा क्षेपी। तो पहला मैं लिख रहा हूं कि उष्मा शोषी किस प्रकार से प्रभावित होता है, उस चीज को देखो कि विलय को विलायक में क्या कहें? विलय को विलायक, या यूं कह सकते हैं कि ठोस को द्रव्य में। विलय क्या है? किसको पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। ठोस किसके अंदर घुल रहा है? द्रव्य के अंदर घुल रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि विलय को विलायक या ठोस को द्रव्य में घोलने पर, ठोस को द्रव्य में घोलने पर यदि उष्मा का अवशोषण हो,
तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अवशोषण हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। मतलब प्रक्रम कौन सा होगा? प्रक्रम कौन सा होगा? इसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है, प्रक्रम कौन सा होगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। इस प्रक्रम में ठोस को द्रव में घोलना है, ठोस को द्रव में घोलना है, तो घोलने पर क्या हो जाएगा? विलेयता के मान में बढ़ेगी। अब इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है, इसको NH4Cl वो किसके अंदर है? H2 के अंदर। तो क्या होगा कि उसका जो विलयन प्राप्त हुआ है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने बाहर से क्या किया है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि अमोनियम क्लोराइड को जल के अंदर घोलते हैं तो उसमें क्या करेगा? ये ऊष्मा अवशोषित करेगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी ना, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो जो विलयन आपको बनेगा वो कैसा हो जाता है? वो ठंडा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब उसने बाहर से क्या किया? ऊष्मा का अवशोषण किया है। क्लियर? चलो अगला दूसरा प्रक्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें तो क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्मा का अवशोषण किया तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? ताप बढ़ाने पर विलेयता के मान में क्या हो गई? बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। यानी पहले से उसका मान क्या है? कम है। तो उसको क्या चाहिए? बाहर से ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, वो ताप बढ़ाएगा। ताप उसका जब बढ़ाएंगे तो ऊष्मा उसको मिलेगी, मिलने से उसके जो एब्जॉर्प्शन होने की दर वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इसमें आपको याद रखना है। क्लियर? चलो अगला दूसरा इसी का टर्म्स है ऊष्मा। इसका दूसरा टर्म्स इसका ऊष्माक्षेपी का, कि किसी ठोस को द्रव में घोला जाए, किसी ठोस को द्रव में घोला जाए। देखो, जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। उत्सर्जन हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। प्रक्रम कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जिसमें होगा तो उसका तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता के मान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, ये चीज होगी। यानी उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी। पहले से ऊष्मा ज्यादा है, विलेयता जल के अंदर घोला है, ऊष्मा ज्यादा है, और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? विलेयता को घटा देगा, कम कर लेगा। ठीक है। अब इसका एक मैं जो अपवाद है वो भी आपको बता देता हूं कि जो आपका सोडियम सल्फेट जो जिसको ग्लूबर लवण कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण मतलब Na2SO4 10H2O। ये इसका सूत्र देखें तो ये सूत्र होता है Na2SO4 10H2O। तो ये जो ग्लूबर लवण है ये दोहरा व्यवहार करता है, दो प्रकार का व्यवहार करता है कि टेम्परेचर के साथ ये विलेयता को घटाता भी है और विलेयता को बढ़ाता भी है। किस प्रकार से? जब टेम्परेचर आपने 0 से लेकर यदि 34.3 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, 34 पॉइंट कितना 4
34.4 डिग्री सेल्सियस कर रखा है तो इसकी विलेयता बढ़ती है। विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। किसकी? ग्लूबर लवण की। कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आपने 34.4 डिग्री सेल्सियस कर रखा है तो विलेयता बढ़ती है, लेकिन इसका टेम्परेचर जब 34.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो उस समय विलेयता के मान में क्या आती है? इसकी कमी आती है, विलेयता इसकी घटती है। तो ये अपवाद है, वो भी आप याद रखना कि ग्लूबर लवण जो है वो ताप के प्रति दोहरा व्यवहार करता है कि 0 से 34.4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी विलेयता बढ़ती है और 34.4 से यदि उसका टेम्परेचर अधिक कर देंगे तो उस समय उसकी विलेयता में क्या आती है? वापस कमी आती है। उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। ये चीज याद रखना। अब अगला प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या इस पर पड़ सकता है? क्या बताओ देखें, क्या दाब का प्रभाव इस पर पड़ सकता है? ठोस की द्रव्य विलेयता पर नहीं पड़ेगा। दाब का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ठोस है उस ठोस में क्या नहीं पाई जाती है? संपीड़ितता नहीं पाई जाती है, और संपीड़ितता नहीं पाई जाने के कारण क्या होगा? दाब का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। संपीड़ितता किस में होती है? गैसों में होती है। संपीड़ितता किस में होगी? गैसों में होगी। तो वो कहां पर पढ़ेंगे? अपन गैस में पढ़ेंगे। तो ये जो कारक थे जो विलेय की विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सारी जो बातें आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे गैस का लिक्विड में विलयन, की गैस है वो द्रव्य में किस प्रकार से घुलती हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलो, धन्यवाद आज की क्लास के लिए।